हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारी सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट, उसके यहाँ पर हम यूनिट 3 से लगाकर 5 तक के जितने भी लॉन्ग मोस्ट पर क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन 7 या फिर 10 मार्क्स में आते हैं। तो आज का वीडियो है जो पार्ट 2 होने वाला है। एंड इससे पहले का जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने यूनिट 1 से लगाकर 2 में जितने भी लॉन्ग मोस्ट पर क्वेश्चन हो सकते थे उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात किया था। तो गाइस, जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है, यानी बहुत ही कम टाइम में हम यूनिट 3 से लगाकर 5 में जितने भी लॉन्ग मोस्ट पर क्वेश्चन हो सकते हैं उनके यहाँ पर हम बहुत ही कम टाइम में एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन में कितना कंटेंट आपको लिखना है एंड किस टाइप से कंटेंट रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में बताएंगे। एंड इसकी पीडीएफ का लिंक आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैंने वीडियो में बताया, तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि थर्ड सेम से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी यूनिट नंबर 3 है, इससे यहाँ पर कुछ 4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट द वेरियस मेथड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। यहाँ पे आपको वेरियस मेथड लिखने जो कि सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन जो होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं उसके बारे में लिखना है, जो कि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में मोस्टली आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है। एंड यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है, डिफाइन स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट एंड ड्राइव द इक्वेशन फॉर स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट एंड सरफेस फ्री एनर्जी। यहाँ पे आपको स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट के बारे में लिख देना है एंड इसके लिए इक्वेशन भी ड्रा कर देनी है। वहीं पे सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में लिख देना है एंड उसकी भी इक्वेशन ड्रा कर देनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है, डिफाइन एडजॉर्प्शन डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट्स टाइप। मतलब एडजॉर्प्शन जो क्या होता है उसके बारे में लिखना है एंड उसके टाइप जो होते हैं उनके बारे में डिफाइन कर देना है। एंड यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है, डिफाइन सर्फेक्टेंट एंड एचएलबी स्केल आर सोलबिलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी, जो कि यहाँ पर 2 या फिर 7 मार्क्स में आ सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी अच्छे से करेंगे हम लोग। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होने वाला है, जो कि क्वेश्चन हमारे यूनिट 3, 4 एंड 5 से बन सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है। यहाँ पे यूनिट 4 जो है इससे यहाँ पर 3 क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एंड जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिट 5 जो है यहाँ से 4 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे इस टाइप से है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एंड ये जो 4 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को तैयार करके एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पे हम अपनी यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 जो है इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, डेमोस्ट्रेट द वेरियस मेथड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। यानी आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन होती है उनको डिटरमाइन करने के लिए जो वेरियस मेथड यूज होते हैं उनके बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन के जो वेरियस मेथड होते हैं उनके बारे में अलग लिखना है एंड इंटरफेसियल टेंशन जो होती है उसके लिए जो मेथड होते हैं उनके बारे में अलग लिखना है। तो आपको ये भी समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एक्चुअली में उसी के बारे में ही लिखना है। ऐसा नहीं कि जो मेथड सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं वहीं आप लिखे, आपको यहाँ पर बोथ के मेथड लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सरफेस टेंशन के बारे में लिखना है कि सरफेस टेंशन होती क्या है। वह एक फोर्स होती है जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन द सॉलिड गैस एंड लिक्विड गैस फेज, उसी को सिंपली यहाँ पे सरफेस टेंशन बोलते हैं। मतलब सरफेस कोई है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है या फिर टेंसाइल फोर्स जो कि यहाँ पे सॉलिड गैस या फिर लिक्विड गैस जो होता है उसके बीच में एग्जिस्ट करती है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे सरफेस टेंशन बोलते हैं। एंड इसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। एंड सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें तो इसका डायन पर सेंटीमीटर होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर सरफेस टेंशन के बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पर जो मेथड होते हैं सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए वो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग 4 मेथड होते हैं, जैसे कि कैपिलरी राइज मेथड हो गया, ड्रॉप वेट मेथड हो गया, ड्रॉप काउंट मेथड हो गया एंड बिल हेल्मी प्लेट मेथड हो गया। एंड यहाँ पे कोई 2 मेथड जो है उसको डिफाइन कर देना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड है कैपिलरी राइज मेथड, इसके बारे में लिख देना है कि इसे सिंपली सरफेस टेंशन के लिए ही यूज करते हैं। एंड एक बीकर होगा उसमें वाटर फिल होगा, उसमें हम कैपिलरी को फिल करेंगे एंड उसी के बीच में जो टेंशन एग्जिस्ट करेगी उसी को यहाँ पर सिंपली इसमें मेजर करेंगे। उसके प्रिंसिपल के बारे में आपको लिख देना है एंड उसकी इक्वेशन जो होती है कुछ इस टाइप से उसको भी लिख देना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट मेथड आता है ड्रॉप वेट मेथड। तो ड्रॉप वेट मेथड जो होता है, ड्रॉप वेट मेथड जो होता है इसमें सिंपली स्टेलगोमीटर जो होता है उसका यूज किया जाता है इसको मेजर करने के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ये सिंपली यहाँ पे स्टेलगोमीटर जो होगा उसका डायग्राम हो जाएगा एंड इसी के बारे में सिंपली लिख देना है कि यहाँ पे पॉइंट ए होता है, पॉइंट बी होता है एंड यहाँ पे एक बल्ब होती है एंड एक कैपिलरी होती है, तो उसी के बारे में इसमें सिंपली लिख देना है। एंड इसकी क्वेश्चन होती है यहाँ पे कुछ इस टाइप से, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है, इसको लर्न करके एग्जाम देने जाना है। नेक्स्ट आती है इंटरफेसियल टेंशन। इंटरफेसियल टेंशन जो होती है वो भी एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि पर यूनिट लेंथ जो होती है उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, मतलब इंटरफेस पे बिटवीन द इमिसिबल लिक्विड फेजेस के ऊपर
उसी को सिंपली यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन के बारे में लिख देना है। एंड उसका जो मेथड होता है जैसे कि ड्रॉप वैल्यू मेथड हो गया, स्पिनिंग ड्रॉप मेथड हो गया। तो ये जो मेथड है इनके बारे में आपको डिफाइन कर देना है, इनकी इक्वेशन भी लिख देनी है। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस जो ये वीडियो इसमें हम 1 शॉट में बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है एंड किस टाइप से क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट लिखना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है कि स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट जो क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए एंड यहाँ पे उसके लिए क्वेश्चन जो यूज होते हैं उसको भी यहाँ पे ड्राइव कीजिए। या फिर सरफेस फ्री एनर्जी को डिफाइन कीजिए, उसकी इक्वेशन लिखिए। तो यहाँ पे स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है कि मतलब स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट जो होता है वो एक एबिलिटी होती है किसी एक लिक्विड की जो कि मतलब दूसरे लिक्विड के ऊपर मतलब स्प्रेड हो सकता है। तो उसी को सिंपली यहाँ पे हम स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। इस टाइप से आपको यहाँ पर उसके बारे में लिख देना है एंड उसकी इक्वेशन इस टाइप से होती है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इस टाइप से उसकी इक्वेशन लिख देनी है। नेक्स्ट आते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी जो होती है उसके बारे में थोड़ा लिख देना है एंड उसकी इक्वेशन जो होती है डेरिवेशन की वो इस टाइप से ड्रा कर देनी है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में इतना कंटेंट लिखना था। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पूछा है, डिफाइन एडजॉर्प्शन एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट्स टाइप, मतलब यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में लिखिए एंड यहाँ पर उसके जो वेरियस टाइप होते हैं उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन जो होती है सरफेस फिनोमेना होते हैं, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स है उसकी सरफेस पे जो भी लिक्विड मटेरियल वगैरह एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर अडहेयर हो रहा है या फिर डिपॉजिट हो रहा है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एंड यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो इन सभी को डिफाइन कर देना है जिसके जो कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, जैसा कि यहाँ पे सरफेस एरिया होगी, टेम्परेचर होगी, प्रेशर होगी, पीएच होगी, सॉल्वेंट हो गए। तो ये सब इसके फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं एंड इसके एप्लीकेशन जो होते हैं उसके बारे में भी लिख देना है। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना था। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछा है डिफाइन सरफेक्टेंट एंड एचएलबी स्केल आर सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। यहाँ पे एचएलबी स्केल सरफेक्टेंट के बारे में आपको पूछ सकता है 7 मार्क्स में, या फिर सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है। तो सरफेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट जो होते हैं ऐसे एजेंट होते हैं जो कि मतलब किसी भी लिक्विड के सरफेस टेंशन जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसी को सिंपली यहाँ पे सरफेक्टेंट बोलते हैं, जिनमें कि सिंपली यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक ग्रुप जो होते हैं अटैच्ड होते हैं एंड ये सिंपली पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप जो होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए सिंपली यहाँ पे इन्हें एमएल्स बोलते हैं। एंड इसके डिफरेंट टाइप होते हैं जैसे कि एनायनिक सरफेक्टेंट हो गया, कैटायनिक सरफेक्टेंट हो गया, एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट होगा, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होगा। नेक्स्ट आती है एचएलबी स्केल। तो एचएलबी स्केल के बारे में लिख देना है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। इसका यूज मतलब इसलिए किया जाता है कि कोई हमारा सरफेक्टेंट या फिर एमल्सिफाइंग एजेंट है तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या है उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है 1 से 20 तक होती है एंड यहाँ पे हायर वैल्यू जो होती है मतलब 10 से 20 तक की वो मतलब हाइड्रोफिलिक होती है, मतलब यहाँ पे वाटर लविंग होते हैं एजेंट। एंड अगर यहाँ पे वैल्यू जो होगी इसकी 1 से 10 होगी तो ये मतलब लाइपोफिलिक एजेंट होंगे। तो इस टाइप से आपको एचएलबी स्केल के बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पे आपको एचएलबी स्केल जो होती है उसका फार्मूला इस टाइप से होता है, उसको भी लिख देना है। देन यहाँ पे आपको एचएलबी स्केल जो है उसका डायग्राम ड्रा कर देना है। एंड यहाँ पे 1 to 10 जो होते हैं यहाँ पे लाइपोफिलिक होते हैं एंड 10 to 20 जो होते हैं यहाँ पे हाइड्रोफिलिक होते हैं। एंड यहाँ पे 1 से 3 के बीच के जो एजेंट होते हैं एंटी फॉर्मिंग एजेंट के लिए होते हैं एंड 3 से 8 के लिए जो हमारे एजेंट होते हैं वाटर बायो ऑयल एमल्सिफायर्स होते हैं एंड 7 से 9 के बीच के एजेंट जो होते हैं वो वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट होते हैं एंड 8 to 16 जो होते हैं ऑयल बायो वाटर एमल्सिफाइंग होते हैं एंड 13 to 16 जो होते हैं डिटर्जेंट होते हैं, 16 to 20 जो होते हैं सॉल्युबलाइजर्स होते हैं। तो इस टाइप से आपको एचएलबी स्केल का डायग्राम ड्रा कर देना है। एंड यहाँ पे कुछ इसका एग्जांपल है, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन के बारे में लिख देना है कि सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है। सॉल्युबलाइजेशन जो होती है कैसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम ऐड करके एक्वस सिस्टम में उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो उसी को सिंपली यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन बोलते हैं। फिर उस सरफेक्टेंट की प्रेजेंस में हम सॉल्युबलाइजेशन की प्रोसेस को डन करते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पे डिटर्जेंसी जो होती है उसको भी आपको डिफाइन कर देना है। तो डिटर्जेंसी होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई फॉरेन मटेरियल या फिर कोई सब्सटेंस है उसका रिमूवल सिंपली जो होता है उसी को सिंपली यहाँ पे डिटर्जेंसी बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट 4 के बारे में बात करें। यूनिट 4 जो इससे यहाँ पर कुछ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन डिटेल अलॉन्ग विद एग्जांपल, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है उसके बारे में लिख देना है एंड उसका क्लासिफिकेशन भी लिख देना है एंड उसके एग्जाम्पल भी साथ में लिख देने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका के चांसेस है आपको 10 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में मिले। मोस्टली क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में लिख देना है कि कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में बाइंड होकर
एक स्पीसीज या फिर एक न्यू एंटिटी जो होती है उसका फॉर्मेशन करती है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है उसको डिफाइन किया गया है, एक एसोसिएशन होता है, मतलब इंटरेक्शन होता है दो से अधिक केमिकल स्पीसीज का, देन यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट या फिर एंटिटी जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। इसमें यहाँ पे डोनर एक्सेप्टेड मैकेनिज्म होती है, जो कि यहाँ पे 2 मार्क्स में आ सकता है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है उसका क्लासिफिकेशन को 3 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक होते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक टाइप, एक होते हैं चिलेट्स, एक होते हैं ओलेफिन्स टाइप, एक होते हैं एरोमेटिक टाइप। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं 4 टाइप में। एक होते हैं क्यून हाइड्रोजन टाइप, एक होते हैं पिक्रिक एसिड टाइप, एक होते हैं कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्सेस, एक होते हैं पॉलीमर टाइप। एंड यहाँ पे इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं मेनली 5 टाइप के होते हैं, जैसा कि फर्स्ट होते हैं क्लैथराइड्स होंगे, चैनल लैटिस टाइप होंगे, लेयर टाइप होंगे, मोनोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस होंगे, माइक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं। देन यहाँ पे मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है उसके बारे में लिख देना है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम जो होता है वो मतलब लाइगेंड जो होते हैं उसके साथ एक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को सिंपली यहाँ पे मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। इसमें जैसे कि इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें मतलब लाइगेंड जो होते हैं इनऑर्गेनिक इन नेचर में होते हैं, जो कि अटैच होते हैं मेटल आयन से, तो उसी को सिंपली यहाँ पे इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है चिलेट। तो चिलेट जो होते हैं कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पे कंटेंट के रहते हैं 2 या 2 से अधिक डोनर ग्रुप को, जो कि कंबाइन होकर मेटल आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को सिंपली यहाँ पे चिलेट बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल इथाइलिन डाइमीन हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल भी आप लोगों को लर्न कर लेने हैं। इसी टाइप से ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे एंड एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे, इनको भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। कोई मॉलिक्यूल है वो मतलब किसी फोर्स के थ्रू बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसको सिंपली यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये सिंपली 4 टाइप का होता है। एक होता है क्यून हाइड्रोजन टाइप, तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बेंजोक्विनोन हो गया, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। एंड यहाँ पे पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको भी पढ़ लेना है। एंड इसी टाइप से यहाँ पे इसके कुछ 4 क्लासेस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। तो इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके बारे में डिफाइन कर देना है, जिसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी लिख देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांस आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें पूछा है मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन जो प्रोसेस होती है उसके जो मेथड होते हैं एनालिसिस करने के लिए उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे मेनली 4 मेथड होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेशन के एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। एक होता है मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक होता है सॉल्बिलिटी मेथड, एक होता है पीएच टाइट्रेशन मेथड। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसके डिफरेंट मेथड जो होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेशन की एनालिसिस के लिए यूज करते हैं उनके बारे में लिख देना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया, तो आपको अच्छे से करके जाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग एंड मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, मतलब यहाँ प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है उसके बारे में लिखे एंड उसके मैकेनिज्म लिखे, या फिर कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन जो क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में लिख देना है। तो यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है एक फिनोमिना होती है जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे कोई ड्रग मॉलिक्यूल होगा जो वो प्रोटीन के साथ बाइंड होकर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो उसी को सिंपली यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग बोलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल होगा एंड प्रोटीन होगी, तो प्रोटीन जो होगी उसकी साइड जो होगी वहाँ पर हमारा जो ड्रग का मॉलिक्यूल होगा वो बाइंड हो जाएगा एंड ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको सिंपली यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। मोस्टली प्रोटीन जो होती हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्सेशन होता है मतलब एल्ब्यूमिन होती हैं, मोस्टली ड्रग इसी से अटैच होती है। सेकंड होता है अल्फा एसिडिक ग्लूकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन एंड ग्लोबुलिन। तो इस टाइप से यहाँ पर प्रोटीन होते हैं जहाँ पर मोस्टली कॉम्प्लेक्सेशन होता है। एंड यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग की जो होती है मतलब 2 टाइप से हो सकती है। एक होती है रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग, एक होती है इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। तो रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है इसमें क्या होता है, तो मतलब इसमें ये होता है कि प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है ड्रग के साथ मतलब प्रोटीन बाइंड करती है, वो मतलब वेरी वीक फोर्सेज जो होते हैं उसके थ्रू बाइंड कर सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो इसके थ्रू यहाँ पे प्रोटीन जो होती है ड्रग के साथ बाइंड करती है, जिससे कि यहाँ पे इजीली जो होती है ड्रग को रिलीज कर सकती है एंड ड्रग जो होती है वो अपना एक्शन दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आता है रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है इसमें मतलब ड्रग जो होती है प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, मतलब स्ट्रांग बॉन्ड जो होती है उसके थ्रू बाइंड होती है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड हो गया, जिसके बाद ड्रग बाइंड होने के बाद मतलब रिलीज नहीं हो सकती एंड यहाँ पर कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसके थ्रू शो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से लिख देना है प्रोटीन बाइंडिंग एंड उसके मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। तो आप लोग कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन को पढ़िएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी चांसेस आपको 7 मार्क्स में मिल जाए।
तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन एंड रिएक्शन के बारे में लिख देना है। इस बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिससे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है इलाबोरेट इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक पीएच डिटर्मिनेशन मेथड एंड राइट अबाउट सोरेनसन पीएच स्केल। यहाँ पर आपको पीएच डिटर्मिनेशन जो मेथड होते हैं मेनली इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक जो मेथड होते हैं उसके बारे में ही पूछा है, तो उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे पीएच जो होता है उसको सिंपली डिफाइन कर देना है, मतलब सोरेनसन पीएच स्केल जो होती है वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो पीएच जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे पीएच जो होता है उसको डिफाइन किया गया है कि नेगेटिव लॉगरिथम होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का, उसी को सिंपली यहाँ पे पीएच बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, मतलब हाइड्रोजन आयन जो होती है उसकी कंसंट्रेशन होती है। तो इस टाइप से आपको उसके बारे में लिख देना है। एंड देन यहाँ पे सोरेनसन पीएच स्केल जो होती है उसके बारे में डिफाइन कर देना है कि एसिडिटी एंड बेसिसिटी किसी भी सोल्यूशन की जो होती है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे इसकी स्केल इस टाइप से होती है, इसको भी आपको ट्रैक कर देनी है। इसको तो आप लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो इसको तो आपको लर्न करके ही जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसके बारे में लिख देना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 14 होती है, मतलब 0 जो पीएच होगा वो हमारा स्ट्रांगली एसिडिक होगा एंड 14 पीएच जो होगा वो हमारा स्ट्रांगली बेसिक होगा। तो इस टाइप से आपको इसके बारे में डिफाइन कर देना है। यहाँ पे डिटर्मिनेशन मेथड होता है पीएच का, उसके लिए यहाँ पर 3 मेथड यूज होते हैं। यहाँ पर मेनली इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक के बारे में पूछा, लेकिन हमने यहाँ पे तीनों को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है पीएच पेपर मेथड। तो पीएच पेपर मेथड आप लोगों को लैब में यूज करते चले आ रहे होंगे कि मतलब पीएच पेपर के थ्रू हम किसी भी सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका पीएच जो है वो हाईली बेसिक है या फिर हाईली एसिडिक है, तो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वही सिंपली इसमें आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। तो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो होता है इसमें मतलब पीएच मीटर जो होता है उसकी हेल्प से हम जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है उसको डिटरमाइन करते हैं, जिसमें कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो लगे होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, एक होता है स्पेशल या फिर प्रोब इलेक्ट्रोड। तो उसके बारे में लिख देना है, उसकी वर्किंग वगैरह आप लोगों को लिख देनी है। इस टाइप से यहाँ पर इसका डायग्राम होता है। नेक्स्ट आता है कैलोरीमेट्रिक मेथड। तो कैलोरीमेट्रिक मेथड मतलब कैलोरीमेट्रिक पेपर जो होगा उसके थ्रू मतलब हम सोल्यूशन में डिप करके उसका पीएच जो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलोरीमेट्रिक टेबल होती है जिसको हम सोल्यूशन में डिप करके उसका पीएच जो होता है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बन सकता है वाटर बफर सोल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्माकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। बफर सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो एंड यहाँ पे डिफरेंट 2 टाइप का बफर सोल्यूशन होते हैं, एक होते हैं एसिडिक बफर सोल्यूशन, एक होते हैं बेसिक बफर सोल्यूशन। तो उसके बारे में लिख देना है कि एसिडिक एंड बेसिक बफर सोल्यूशन क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे इसके एप्लीकेशन लिख देने हैं। एंड फार्माकोलॉजिकल सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एप्लीकेशन के होते हैं उसके बारे में लिख देना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है ड्राइव द बफर इक्वेशन फॉर अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट और बफर कैपेसिटी। मतलब आपको यहाँ पर सिंपली बफर इक्वेशन के बारे में लिख देना जो कि वीक एसिड एंड इसके साल्ट के लिए यूज होती है, या फिर बफर कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। तो बफर इक्वेशन जो होते हैं उसको सिंपली यहाँ पे हैंडरसन हाइसेलबर्ग इक्वेशन के नेम से जानते हैं, जो कि इस नेम से भी आ सकते हैं कि यहाँ पे हैंडरसन हाइसेलबर्ग इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है उसको डिफाइन कीजिए। तो आपको ये नेम भी याद कर लेना है। बफर इक्वेशन जो होती है इसका मेनली यूज क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए कि पीएच जो है बफर सोल्यूशन का वो चेंज हुआ है या नहीं है जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं किसी भी एसिड को, तो उसी को सिंपली मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे एसिडिक बफर होते हैं उसके लिए कुछ इक्वेशन यूज होते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से। तो एसिडिक बफर इक्वेशन की जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हैंडरसन हाइसेलबर्ग इक्वेशन हो जाएगी। आपको इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक बफर जो होते हैं उसके लिए कुछ इक्वेशन होती है वो इस टाइप से होती है, तो आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बफर कैपेसिटी के बारे में लिख देना है। तो बफर कैपेसिटी जो होती है मतलब एक की कितना अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस जो है उसको हम ऐड करेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो उसका पीएच जो हो वो चेंज ना हो, तो सिंपली बफर कैपेसिटी हो जाएगी। एंड उसकी इक्वेशन इस टाइप से होगी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसको भी आपको लर्न करके जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है वाटर बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी एंड डिटर्मिनेशन। यहाँ पे मतलब बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। देन यहाँ पे उसके जो मेथड होते हैं डिटर्मिनेशन करने के लिए या फिर एडजस्टिंग करने के लिए टोनिसिटी को उसको भी लिख देना है। तो हमें बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में लिख देना है। तो बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होते हैं ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका कि मतलब पीएच होता है हमारे बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उसके सेम ही होता है। ये सोल्यूशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक मतलब होते हैं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारे बॉडी फ्लूइड की तरह, जैसे कि 0.9% NaCl का सोल्यूशन जो होता है वो हमारे बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उसके ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसके सेम ही होता है। एंड यहाँ पे हाइपोटोनिक मतलब हमारे बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उससे मतलब लेस होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको सिंपली हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक मतलब हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, तो हाइपोटोनिक मतलब यहाँ पे टोनिसिटी जो होती है उसकी ज़्यादा होगी, मतलब हमारे बॉडी फ्लूइड जो होता है उससे मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो उसको सिंपली हाइपोटोनिक बोलेंगे।
एंड यहाँ पे मेथड होता है डिटर्मिनेशन करने के लिए बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन को। एक होता है क्रायोस्कोपिक मेथड जो कि यहाँ पे कोलिगेटिव मेथड के नेम से आता है। एंड यहाँ पे सेकंड होता है हिमोलैटिक मेथड। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे उसके मेथड जो है उसको डिफाइन कर देना है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, अगर आप लोग पढ़ते तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेथड ऑफ एड्रेसिंग टॉनिसिटी, मतलब टॉनिसिटी जो है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, जैसा कि आप लोग देख होंगे। एंड ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, क्लास फर्स्ट होते हैं, क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में होते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड एंड सेकंड जो होते हैं उसमें जैसे कि सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड होगा। एंड क्लास सेकंड जो होगी इसमें जैसे कि फर्स्ट होगा व्हाइट विंसेंट मेथड एंड सेकंड होगा स्प्राउल्स मेथड। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड के जो डिफरेंट मेथड हैं उनको डिफाइन कर देना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाते हो तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।